हेलो एवरीवन। हम लोग आने वाले टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी इन सभी के लिए कंप्लीट हिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट किया था, फिर मेडाइवल हिस्ट्री एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके बाद नेशनल मूवमेंट के जितने भी प्रश्न थे उनको डिस्कस किया था। तो उसी में एक दो चैप्टर्स रह गए थे, तो उसी को हम लोग कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख गवर्नर तथा गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। और ये आने वाले जो एलटी है और टीजीटी है, पीजीटी है, जीआईसी है, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इवन ये DSSB का टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही जो एलटी में जो जनरल पेपर आता है जीएस का, उसमें भी जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो इसको ज़रूर देखिएगा, और इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपने उसको देख लिया तो आपके 90% क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बांडुक सम्मेलन में पारित और फर्स्ट नाम कौन सा था? गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर बैठक में स्वीकृत सिद्धांतों में कौन सा नहीं था? तो उसमें पारस्परिक अनाक्रमण करना मतलब कि आक्रमण न करना शामिल था, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना शामिल था, एक दूसरे के मामले में अहस्तक्षेप करना मतलब कि हस्तक्षेप न करना शामिल था, लेकिन जो विदेशी आक्रमण थे उनके विरुद्ध पारस्परिक सुरक्षा नहीं शामिल था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। 1955 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अहमद सुकर्नो ने 17 से 24 अप्रैल तक बांडुक में एशियाई और अफ्रीकी देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में 29 देशों ने भाग लिया था, और इसमें जवाहरलाल नेहरू, चाइनीज प्रधानमंत्री चाउ एन लाई तथा इजिप्ट के प्रधानमंत्री, जो कि बाद में राष्ट्रपति भी बनते हैं, गमाल अब्दुल नासिर, ये विशेष रूप से नाम महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे पंचशील समझौते की। तो पंडित नेहरू जी ने पंचशील सिद्धांत को बौद्ध दर्शन से लेकर भारतीय विदेश नीति में समाहित किया था। पंचशील में 5 सिद्धांतों का समन्वय किया गया था, जिसमें एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करना शामिल था, परस्पर अनाक्रमण करना, समानता तथा पारस्परिक हित, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना। 1952 के सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? तो यह किया गया था आर्टिकल 81 को। 1952 के सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट से संविधान के आर्टिकल 81 क्लॉज 1 के में खंड ख में संशोधन करके जो संसद है उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया, ताकि जो संसद सदस्य हैं इनकी संख्या 500 से अधिक न की जा सके। किसने व्यक्तिगत के सिद्धांत की रचना की थी? तो वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहा था 1848 से लेकर 56 तक। निम्नलिखित में से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा कॉलबर्ट। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के समय उसके प्रसिद्ध मंत्री कॉलबर्ट के प्रयास के परिणाम स्वरूप ही 1664 में एक फ्रांसीसी कंपनी द इंडेस ओरिएंटल की स्थापना होती है। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो वो हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कब बनाया गया था? 1505 से लेकर 1509 में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की बात करें तो उसने भारत में पुर्तगाली दुर्ग बनाए थे, और उसका लक्ष्य था कि जो हिंद महासागर के व्यापार था उस पर कंप्लीटली पुर्तगालियों का नियंत्रण हो सके। तो जो अल्मेडा था इसका मूल उद्देश्य था शांतिपूर्ण व्यापार करना, और उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब कि शांत जल की नीति कहलाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की। वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू किया था तो वो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये गवर्नर जनरल था 1828 से लेकर 1835 तक, और उसने अपने शासनकाल में सती प्रथा की समाप्ति की थी 1829 में, ठगी प्रथा की समाप्ति की थी 1830 में, 1833 का चार्टर एक्ट आता है, और वो भारत का पहला गवर्नर जनरल होता है। साथ ही उसने डिविजनल कमिश्नर पद का भी सृजन किया था। भारत पर शासन करने वाले निम्नलिखित गवर्नर जनरल का सही क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले था जॉन लॉरेंस 1864 से लेकर 69 तक। फिर उसके बाद आता है लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 72 तक। इसी के टाइम पे शुरू की जाती है भारत में जनगणना।
फिर उसके बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से लेके 76 तक, और उसके बाद आता है लॉर्ड लिटन 1876 से 80 तक, और लॉर्ड लिटन के ही टाइम पर आता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। भारत के निम्नलिखित वायसराय में से किसके समय में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित वायसराय में से किसने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया था? तो वो हो जाएगा मिंटो, और ये भारत का वायसराय था। निम्नलिखित वायसराय में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया था? तो वो हो जाएगा हॉर्डिंग। और बंगाल विभाजन किया किसने था? कर्जन ने 1905 में, लेकिन इसे रद्द करता है हॉर्डिंग। हॉर्डिंग द्वितीय ये 1910 से लेकर 16 तक भारत का वायसराय रहता है, और उसके पहले कौन था? लॉर्ड मिंटो सेकेंड। और हॉर्डिंग के ही टाइम पर ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन होता है 12 दिसंबर 1911 में, और वहाँ पे दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है तथा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की जाती है 1911 में। हॉर्डिंग के ही काल में 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है, और इसी के काल में 1912 में ब्रिटिश राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी, फिर उसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। साथ ही हॉर्डिंग की हत्या का भी प्रयास किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो ये हो जाएगा हेस्टिंग। तो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थकों में शामिल था लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मेटकॉफ तथा रिपन। ये तीन नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता उसको हतोत्साहित करने में शामिल थे वेलेजली, लिटन तथा एडम्स। 1823 में जॉन एडम्स ने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, और लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर भी बैठाया था, और लॉर्ड लिटन ने 1878 में क्या किया? देशी भाषा समाचार पत्र एक्ट पारित किया था, मतलब कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ब्रिटेन के किस शासक ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था? तो ये कराया था विलियम थर्ड ने। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम महान अकर्मण्यता की नीति अपनाई थी? तो वो हो जाएगा लॉर्ड लॉरेंस। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने शुरू की थी? तो वो हो जाएगा लॉर्ड मेयो। और मेयो ने भारत में चल रही वित्तीय सुधार की नीति में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति शुरू की, और जो आयकर की दर 1% थी उसे बढ़ाकर 2.5% किया था। साथ ही इसने भारत में एक अलग कृषि विभाग तथा भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। लॉर्ड मेयो ने पहली बार जनगणना कराई थी लॉर्ड मेयो ने, और मेयो ने भारतीय राजाओं के पुत्रों की उचित शिक्षा के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी करी थी। जो मेयो था इसने अपनी नीति अपनाई थी कौन सी? वित्तीय विकेंद्रीकरण की। निम्नलिखित में से किसके वायसराय के तहत इल्बर्ट बिल पास किया जाता है? तो वो हो जाएगा लॉर्ड लिपन। तो इल्बर्ट बिल विधेयक 9/5/1883 को समस्त देश में एक ही फौजदारी कानून लागू करने के लिए लाया जाता है, और प्रत्येक प्रांत में हाई कोर्ट स्थापित कर दिए जाते हैं। जनगणना के कार्य का आरंभ किसने किया था? तो वो किया जाता है मेयो के द्वारा, लेकिन नियमित जनगणना शुरू की जाती है रिपन के द्वारा। और 2021 की जनगणना देश की 16वीं तथा स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। जो जनगणना 2021 इसका थीम क्या है? तो ये हो जाएगा जन भागीदारी से जन कल्याण। 15वीं जनगणना मतलब 2011 की जनगणना की थीम क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सांप्रदायिक परिनिर्णय का प्रस्ताव किसने किया था? तो वो हो जाएगा लॉर्ड मैकडोनल्ड। तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनल्ड के द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन, पारसी तथा दलितों के लिए एक अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए निर्णय दिया जाता है, जिसे ही सांप्रदायिक पंचायत या फिर कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। नागरिक सेवाओं में किसने परिवर्तन का आरंभ किया था? तो वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इसे ही भारत में नागरिक सेवा या फिर नौकरशाही सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। और वेलेजली ने नागरिक सेवा के प्रशिक्षण के लिए 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाता है? तो वो हो जाएगा लॉर्ड हॉर्डिंग। भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। तो
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको अंग्रेजी क्षेत्र कौन कौन से कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में गवर्नर जनरल के शासन के अनुसार उनको सही अनुक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, फिर वही भारत का गवर्नर बनता है और उसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 93 तक। फिर उसके बाद आता है लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेकर 1805 तक। और उसके बाद में आता है लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक रहता है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। स्थानीय स्वशासन का संबंध है लॉर्ड रिपन से। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो कैनिंग का संबंध ये कंपनी के शासन के अंत से संबंधित है। डलहौजी संबंधित है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति से तथा लॉर्ड वेलेजली ये संबंधित है सहायक संधि से। नेक्स्ट है प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर है और उनकी उपलब्धियां हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई थी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये अपने साथी देशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह कर लेने की प्रेरणा देता था। और नीनो डी कूना की बात करें तो ये पुर्तगाली राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित की थी। और मार्टिन अल्फेंसो डिसूजा ये प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर इसे अपने साथ भारत लेके आया था अल्फेंसो डिसूजा को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे दिल्ली दरबार का आयोजन होता है लिटन के टाइम पर, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो वायसराय लॉर्ड लिटन मतलब 1876 से 80 के समय में ही 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। ये दूसरा दिल्ली दरबार लगता है, लॉर्ड हॉर्डिंग वाला नहीं। और इसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। और ये आयोजन भारत में तब होता है जब भारत में भीषण अकाल पड़ा था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के विषय में कहा गया है कि वह एक ऐसा मोटर चालक है जो अपना सारा समय मशीन के भिन्न भिन्न भागों को पॉलिश करने में लगाता है, किंतु वह मोटर को चलाता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं है कि उसे जाना कहाँ है। तो ये हो जाएगा कर्जन। निम्नलिखित में से किसका संबंध ठगी के दमन से है? तो वो हो जाएगा कर्नल स्लीमैन। और उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड मेयो की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में। निम्न में से किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर उपाधियां देना प्रारंभ किया था? तो वो हो जाएगा लॉर्ड लिटन। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल या फिर वायसराय था जो इतिहास और पुरातत्व का विद्वान था? तो हो जाएगा कर्जन। और इसने भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए 56,000 पाउंड निश्चित किए थे। 1902 में इसने सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। 1903 में पुलिस विभाग की स्थापना की और 1905 में बंगाल विभाजन भी किया। पोस्ट ऑफिस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये होता है 1854 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल पुलिस सुधारों के लिए जाना जाता है? तो वो हो जाएगा कर्जन। हम लोग पीछे देख चुके हैं। और कर्जन ने पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया था 1902 में। भारत में वैधानिक प्रशासनिक सेवा किसने और कब शुरू की थी? तो वो हो जाएगा 1879 में लॉर्ड लिटन ने शुरू की थी। और लॉर्ड लिटन को ही ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। इसी के टाइम पर 1876 से 78 में अकाल भी पड़ता है। तो इसने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग का गठन किया। और इसी के टाइम पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होता है 1878 में, जो कि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और इसमें भारतीयों के लिए एक सार्वजनिक परीक्षा की व्यवस्था करता है तथा सिविल सेवा में जो परीक्षा की आयु 21 थी उसे कम करके 19 करता है। और लिटन ने कृषकों की सुविधा के लिए कृषक राहत एक्ट 1879 पारित किया और ब्रिटेन में 1879 में वैधानिक प्रशासनिक सेवा की योजना शुरू की थी। निम्नलिखित में से ब्रिटिश काल में किसे स्थानीय स्वशासन का मुख्य सुधारक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा लॉर्ड लिपन। भारतीय प्रेस को 1835 में प्रतिबंध से मुक्त किया था किसने? तो वो हो जाएगा चार्ल्स मिटकॉफ ने। लाया कौन था? वो लाता है लिटन, लेकिन मुक्त करता है चार्ल्स मिटकॉफ। किस वर्ष में कलकत्ता से आगरा में मध्य
प्रथम टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ की जाती है तो वो की जाती है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहा था, तो वो हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। और लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे 1936 से 43 तक। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने पुरातत्वीय अवशेषों के रख रखाव में गहन दिलचस्पी दिखाई थी, तो ये हो जाएगा कर्जन। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था, तो ये हो जाएगा मेयो। ये पीछे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में भारत में प्रथम बार आयकर की शुरुआत होती है, तो ये होती है कैनिंग के टाइम पर। और भारत में आर्थिक सुधारों के निमित्त लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री लॉर्ड विल्सन को भारत बुलाया था। और विल्सन ने भारत में 500 रुपये से अधिक जो आय थी उन पर आयकर आरोपित किया और निर्यात पर 4% तथा आयात पर 10% कर निर्धारित किया था। और कैनिंग के ही काल में महालेखा परीक्षक का पद का सृजन हुआ था 1857 में। निम्नलिखित में से कौन सा कदम लॉर्ड कर्जन ने नहीं उठाया था, तो इसमें हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये आता है 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम पर। कर्जन की बात करें तो यह द कलकत्ता म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट लेके आता है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आता है और इंडियन ऑफिशियल्स सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट लेके आता है। किस वायसराय के द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो वो हो जाएगा लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया था। तो इस कानून का उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ है, तो ये है गाजीपुर बिहार में। तो 1786 में कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है और रहता कब है 1793 तक। और इसी के टाइम पर आता है स्थायी बंदोबस्त। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय भारत का वायसराय तो हो जाएगा हार्डिंग द्वितीय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग किए गए थे, तो वो किए गए थे कॉर्नवालिस के टाइम पर। निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वप्रथम तार सेवा के लिए उत्तरदायी था, तो वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इसने 1852 में सबसे पहले भारतीय तार विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लॉर्ड बेंटिंग की बात करें तो इसने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। डलहौजी लेके आता विभगत का सिद्धांत। रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। और कर्जन की बात करें तो ये करता है बंगाल का विभाजन। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था, तो ये हुआ था कर्जन के टाइम पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एल्बर्ट बिल विवाद होता है रिपन के टाइम पर। दत्तक ग्रहण अधिकार का निराकरण करता है डलहौजी और बंगाल का विभाजन करता है लॉर्ड कर्जन। साइमन कमीशन स्टेफर्ड क्रिप्स से नहीं संबंधित है। क्रिप्स तो आते हैं 1942 में और साइमन कमीशन भारत आता है 1919 में। तो इसका ऑप्शन डी ही गलत है। और साइमन कमीशन के समय में जो भारत का वायसराय था वो कौन था, वो था इरविन। ठीक है। बंगाल का विभाजन कब समाप्त किया जाता है, 1911 में। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया है कि देशी लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। ये स्टेटमेंट था लॉर्ड मेयो का। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार से संबंधित था लॉर्ड बेंटिंग। बंगाल विभाजन करता है कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन की शुरुआत करता है क्लाइव और हड़प नीति ये लेके आता है डलहौजी। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती, तो ये हो जाएगा रिपन। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी तथा बंगाली भाषा का जानकार था, तो वो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है अपराध का पता लगाने और साक्ष्य के लिए बंगाल पुलिस ने सर्वप्रथम किस वर्ष अंगुली छाप मतलब कि फिंगरप्रिंट प्रणाली का प्रयोग किया था, तो ये क्या था 1898 में। नेक्स्ट है किसे लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टरेट जनरल नियुक्त किया था, तो वो हो जाएगा सर जॉन मार्शल।